नमस्ते। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से जो है केंद्र में सरकार बनी है और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे बैठे हुए हैं, तब से लगातार किसानों की कई सारी समस्याओं को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को लेकर के कृषि बिल लाया गया, तो उसके बाद से पूरी तरीके से ये माना जाने लग गया था कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो किसानों किसानों की विरोधी है, भले ही वो हितैषी होने की बात करें, किसानों की आय दुगनी होने की बात करें और तमाम सारे जो वादे करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अभी हालिया घटना ये हुई कि एमएसपी को लेकर के जो चर्चा लंबे समय से होती रही है, पिछली बार हम लोग इस बारे में बात कर भी चुके हैं कि किस तरीके से सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया और फिर एमएसपी बढ़ाने के बाद सरकार ने उसको उसका मजबूत जो है प्रचार-प्रसार किया था लेकिन उससे किसानों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, ये हम आपको पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं। इस बार जैसा आप देख पा रहे हैं आतमजीत जी हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे जो पीछे तमाम मुद्दे हुए हैं, कई सारी जो अभी किसान संगठनों जो एसकेएम की बैठक हुई उसमें जो कई मुद्दे निकल कर के सामने आए, जिनको लेकर के अलग-अलग तरीके की चर्चाएँ हैं और उसमें जो कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के हम जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। इसमें चावल निर्यात से लेकर के और हरियाणा के क्षेत्रों में जो है वो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन सब की बात होगी आज। आतमजीत जी बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधे आपके पास निर्यात के सवाल को लेकर के आता हूँ, कि आखिर क्यों सरकार जो है वो अपने पसंदीदा देशों में गैर बासमती जो सफ़ेद चावल है, उसके निर्यात की अनुमति देने का काम कर रही है? देखिए, निर्यात की अनुमति तो शुरू से थी। इन्होंने निर्यात पे बैन लगा दिया था। सितंबर 8 को नॉन बासमती सफेद चावल पे और 9 सितंबर 2023 को टूटा चावल, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यूएई, बहरीन, मॉरिशस, मालदीव्स, सिंगापुर, इन सब देशों में हमारा जो है वो निर्यात होता है। सरकार को ये सूचना आई कि इस बार जो खरीफ की फसल है, उसमें जो कुल एरिया है, वो तो 411 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल 406 लाख हेक्टेयर था। तो पर उसमें क्योंकि मौसम के चलते कहीं सूखा रहा, कहीं बाढ़ रही, तो सूखाग्रस्त इलाके की वजह से जो पैदावार है चावल की, वो इस दफा कम होगी। और जो एस्टिमेट था उनका कि इस बार पिछले 2 सालों के मुकाबले पैदावार कम रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया और कहा कि जो नॉन बासमती पारबॉल राइस है उस पर भी 20% ड्यूटी लगा दी, जो कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब सरकार एक नई योजना लेके आई। आपको याद होगा, अमित शाह जी ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया जिसके वो खुद मंत्री बन गए। तो सहकारिता के अंतर्गत गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के तहत उनको चीफ प्रमोटर बना के गुजरात मिल्क फेडरेशन को एक इन्होंने यूनिट बनाई एनईपीएल के नाम से। और उसके अंडर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, कृषक भारती कोऑपरेटिव, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव और मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनको सबको सूचीबद्ध करके इन्होंने ये कहा कि अब हम चुनिंदा देशों में खुद चावल का एक्सपोर्ट करेंगे। और पहली खेप 17,000 मेट्रिक टन की उन्होंने मॉरिशस में रवाना कर दी और यूएई वगैरह के भी ऑर्डर ले लिए। ये डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का जो डीजीएफटी दफ्तर है, उसे सितंबर 25 को परमिशन लेके सरकार अब खुद ही एक्सपोर्ट के कारोबार में आ गई। इसका मतलब सरकार ही कमर्शियल बिजनेस में चली गई। क्योंकि आपको याद होगा, किसानों के आंदोलन में सबसे पहले किसानों की जो इल्जाम था वो ये था कि एफसीआई के गोदामों पे एग्रीमेंट करके अदानी को उसका संरक्षण बनाया गया है और देश के अनाज पे ताला लगाकर उसको रेगुलेट कर कर उसको महंगा और सस्ता किया जाएगा। और एक्सपोर्ट पे पूरा कॉर्पोरेट पूंजीपति जो सरकार के साथ खड़े हैं, जो कोरोनी कैपिटलिस्ट हैं, जैसे अदानी है और गुजरात के कई बिजनेसमैन हैं, अंबानी हैं, तो ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे और उस पर मुनाफा कमाएंगे। और सरकार को जितना जी। धन अर्जित होगा उसका एक परसेंटेज इलेक्टोरल बॉन्ड में देके अपनी सरकार को वापस इलेक्ट करेंगे। और जो किसानों का इल्जाम था या डर था, वो सच साबित होता है इन सब बातों से। जी जी। जो आप लोग की बैठक हुई अदनजीत जी, थोड़ा-सा उसका उस पर भी एक रोशनी डालिएगा बहुत संक्षेप में। और साथ ही साथ जो हरियाणा सरकार की एनसीआर क्षेत्र की सीमाओं पर जो जिस तरीके से बुलडोज़र चलवाने की बात हो रही है, मेवात समुदाय का, तो उस पर भी एक संक्षिप्त में प्रकाश डाल दीजिए कि आखिर वो क्या है मामला पूरा और क्यों चलवाया जा रहा है ये? हम लोग की एक मीटिंग 2 दिन पहले जवाहर भवन में हुई थी। उसमें हरियाणा और दिल्ली के किसान संगठन
और किसानों के जो हित में अभी तक आंदोलन करते आए हैं उनके प्रमुख सदस्य थे। और इंडिया ब्लॉक की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के हरियाणा और यूपी के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। और संदीप दीक्षित यहाँ इंचार्ज हैं उनकी, और वो किसान कमेटियों में और कृषि कमेटियों में पहले भी पार्लियामेंट में रहे, जब मेंबर पार्लियामेंट थे तो वो भी थे। तो डिस्कशन में ये बात हुई कि जिस तरीके से कृषि को बैक रखा जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की जो व्यवस्था सरकार ने की कि हम फ्री में राशन बांटा और लाभार्थी बनाए, वो लाभार्थी अगर किसान नहीं होते तो वो लाभार्थी नहीं होते। और उन किसानों की आय दुगनी का वादा करके 2022 में सरकार ने उनके साथ धोखा किया और वो आय आधी रह गई। तो इसके बारे में प्रमुख मुद्दों पर कई चीजों पर विचार विमर्श हुए, और ये तय हुआ कि हरियाणा और दिल्ली के जब मैनिफेस्टो बनेंगे और जब मैनिफेस्टो कमेटी बैठेगी तो उसमें हमारे नुमाइंदे जो हैं उस मैनिफेस्टो कमेटी के साथ बैठ के ऐसा एक मैनिफेस्टो इंडिया ब्लॉक का तैयार करेंगे आगामी लोकसभा इलेक्शन के लिए, जिसमें किसानों का, मजदूरों का, कमेरों का हित जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का हो। क्योंकि सब सरकारें किसानों के नाम पे वोट तो मांगती हैं, किसानों की व्यथा तो बताती हैं, पर उस व्यथा का सोल्यूशन क्या है, उसके मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स क्या हैं, इस पे वो लोग बात नहीं करते हैं। तो अब हम लोग सशक्त होकर, इकट्ठ होकर इस पे चर्चा करेंगे। और जहां मेवात का मामला है, आपने देखा कि परिक्रमा के नाम पर किस तरीके से मंदिर से एक हुजूम निकला, जिसको मोनू मानेसर जैसा अपराधी, जिसके ऊपर ऑलरेडी कॉ प्रोटेक्शन फोर्स के नाम पे मिसयूज करके पावर उसने कई लोगों को आहत किया, उस पर 2 मर्डर केस भी हैं, जुनैद नासिर के और वसीम के। तो राजस्थान की पुलिस ने जब उसको ढूंढा तो वो मिला नहीं, और जल परिक्रमा के लिए उसने एक आह्वान किया इंस्टाग्राम पे, और कई सारे ऐसे वीडियो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे थे जिसपे वो गाड़ियां रोक रोक के लोगों को मारता था, चाहे वो गाय से संबंधित हो या ना हो। तो उस मामले को लेकर मेवात में किस तरीके से बुलडोजर चलाए गए और एक गैर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उन जो मेवाती वहां 400-500 साल से रह रहे हैं उनको खाली कराने की जो व्यवस्था बनाई गई दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, उसको लेकर भी गहन चिंतन था कि इस तरीके से सांप्रदायिक तुष्टीकरण करके किस तरीके से एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो जमीनें सरकार के पास वापस आ जाएं, चाहे वो गौचर की जमीनें हो, चाहे वो शामलात की जमीनें हो, चाहे वो गैर मुमकिन पहाड़ हो, उनपे अधिकार उन्हीं लोगों का है जो वहां 400-500 साल से रह रहे हैं। इस तरीके से खाली करा के वहां बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाना या माइनिंग के काम के लिए अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को देना जिसमें इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट का नुकसान हो, इस पे गहन चर्चा थी। और इससे रिलेटेड एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1983 में जो फॉरेस्ट ऑलरेडी करार दिए गए थे, नए संविधान के संशोधन से 2023 में वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में वो कई सारे पहाड़ और कई सारे जंगल जो है वो 4 लाख किलोमीटर के रेडियस में, 4 लाख किलोमीटर काफी एक बड़ा एरिया होता है, वो भी इंडिया में, हिंदुस्तान के बाउंड्रीज के अंदर, वो 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर को फ्री कर दिया जाए ताकि उस पर माइनिंग, कोल फील्ड्स और कई तरीके के एनवायरनमेंट को दूषित करने वाले प्रोजेक्ट्स लगाए जाए। तो उस पे भी हम लोगों ने चिंता व्यतीत की और इंडिया ब्लॉक को ये कहा कि इस पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे जो अमेंडमेंट आई है 40 लेबर कोड्स पे, और मेवात पे जो हमला हुआ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे, आज मुसलमानों पे हमला हुआ है, कल को सिखों पे भी हो सकता है पंजाब में, तो इस पे हमने कहा कि ये सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति से निजात पाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। जी सर, एक बात जो है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी मुद्दा इस समय चल रहा है और किसानों से रिलेट हो रहा है ये मुद्दा भी, और वहां पर जो परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या दिक्कतें वहां उसको लेकर के आ रही है? देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून 2021 में संशोधन लाया गया जिसमें यह कहा गया कि सरकार को जहां जहां, चाहे वो भारतमाला का प्रोजेक्ट हो, हाईवेज का प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का प्रोजेक्ट हो, और एनसीआर क्षेत्र के आसपास की जमीन, क्योंकि दिल्ली के आसपास की जमीन आपको पता है करोड़ों रुपए की है, जहां गांव देहात में जमीन 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए एकड़ होती है, तो शहर की जमीन 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए एकड़ जमीन होती है। तो सरकार ने कमिश्नरी का रेट जो है वो 4 गुने से 2 गुना कर दिया कि कॉम्पनसेशन, अगर हम जमीन का अधिग्रहण कह रहे हैं और किसान उसको नहीं बेचना चाहता है तो उसको 4 गुना कॉम्पनसेशन देके उस जमीन पे जो भी डेवलपमेंट है वो करना चाहिए। जो एनसीआर का एरिया है उसमें इन्होंने उस फिगर को कम करके 2 गुना कर दिया कि 2 गुना से ज्यादा कमिश्नरी रेट पे पैसा कॉम्पनसेशन का नहीं मिलना चाहिए। किसान का ये मानना है कि मैं आज भी उस जमीन पे खेती करता हूं, और जब ये मुंबई एक्सप्रेसवे बना, सोना मुंबई एक्सप्रेसवे की अवधारणा की गई और उसमें कई सारे अंडरपास बनाए गए, तो किसानों के खेतों में जाने का रास्ता ही रुक गया। इतने सारे अंडरपास में जो पुरानी सड़कें थी, जो पुराने रास्ते थे, वो
बिल्कुल ही प्रतिबद्ध हो गए। तो किसानों का ये कहना है कि जब हम अपनी जमीन पे ही नहीं जा पाएंगे तो हम काम क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन तो बहुत दूर की बात है। तो एक तो वो एक्सेस टू जो जमीन है एक किसान की, उसका एक्सेस का रास्ता बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से उस एरिया को अब ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और उसमें एचएसआईडीसी जैसी जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस हैं जो सरकार की, वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए एकड़ का वो ले लेती हैं कॉम्पनसेशन, जिन कंपनियों को जमीनें दी जाती हैं, पर किसान को उसकी माकबूल कीमत से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए एकड़ दी जाती है और उस जमीन की एक्चुअल मार्केट वैल्यू जो है वो 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए एकड़ है। तो उसमें जब सरकार बीच में पड़ती है और किसान को उसका 10% भी नहीं मिलता है, तो किसान ये कहता है कि आप उसमें, जब सरकारी मॉडल है तो सरकार का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना एक आम नागरिक का या किसान का उस जमीन पर है। तो जमीन अगर आपको चाहिए तो आप लीज होल्ड पे जमीन साइन कर लीजिए, आप उसकी रॉयल्टी पे कीजिए, आप उसके कमर्शियल, अगर आपको वो टोटली बाय आउट करनी है तो कमर्शियल रेट पे बाय आउट कीजिए। इसमें एचएसआईडीसी या दूसरी सरकारी यूनिट्स को बीच में डाल के उनको मुनाफा कमाने की अनुमति क्यों दी जाती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आप जितनी जमीन आप अपनी अधिग्रहण कर रहे हैं, उतनी ही जमीन आप किसानों के लिए भी छोड़ दें, ताकि वो उनके बच्चे या उनकी परिवार अपने लालन पोषण के लिए हाईवे पे अपना होटल या ढाबा या दुकानें खोलकर अपना गुजर बसर कर सकें। तो इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आप जमीन ले रहे हैं तो उतनी ही जमीन आप किसानों के हित के लिए भी छोड़ें, ताकि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल हो सके। और ये बहुत जायज डिमांड है। जी जी। सर, बात जब अभी आदिवासियों का ज़िक्र हो रहा था, अभी सरकार ने पीछे सत्र में जो है कई सारे बिलों में संशोधन किया, चाहे वो दवाइयों को लेकर के बिल रहे हों या जंगल को लेकर के बात रही हो। तो जो वन संरक्षण अधिनियम 2023 में बदलाव किए गए, जो संशोधन किए गए, उससे आदिवासियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ किसानों के ऊपर जो आस-पास की लगी हुई सीमाओं से जो किसान होंगे, जो उन जंगलों से लगे हुए तमाम किसानों का जो क्षेत्र होता है, उन किसानों पर क्या असर होगा इसका? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये जितनी भी स्टेटों के, मैं असम, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर में आपने देखा किस तरीके से दंगा हुआ और कुकी और मैती समुदाय के लोगों को आपस में भिड़ा के उन्होंने पहाड़ों पे कब्जा करने की कोशिश की जहां कुकी समुदाय के लोग रहते थे। और म्यांमार से 40 किलोमीटर का रेडियस दोनों तरफ से पोरस था। उन्होंने कहा कि म्यांमार से जो है बाहर के लोग आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये रूल तो आज से नहीं, 1963 से फॉलो हो रहा है। अब मामला ये है कि जब आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एक लॉ ले आएंगे और उस लॉ में आप ये कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसपे एनजीटी जितने भी जंगल थे, जो जंगल का स्वरूप है, जिनमें पेड़ लगे हैं, जिनमें पहाड़ हैं, जिनमें आर्टिफिशियल और जिसमें नेचुरल वाटर कंजर्वेशन है, तो वो जंगलों को, उस पे खादान का काम, उस पे कोल फील्ड्स का काम, उस पे माइनिंग का काम, उस पे एसेंशियल मिनरल्स की उसका काम, वो सब रुका हुआ था बगैर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के काम के। और आपने राहुल गांधी का एक भाषण भी सुना होगा मध्य प्रदेश में, अभी हाल ही में एक आधा दिन पहले उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये रूल बनाया था कि ग्राम सभा जब तक परमिशन ना दे, कोई इंडस्ट्रियल हाउस वहां पे माइनिंग और कोल फील्ड का प्रोजेक्ट या पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट या बालू माफिया का प्रोजेक्ट या बालू बनाने का या सीमेंट बनाने का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता। ये उन्होंने बड़ा क्लियर कहा। पर अब क्या हो रहा है, इन सब चीजों को ताक पे रख के ना ग्राम सभा से कुछ पूछा जाता है, ना पटवारी से बात की जाती है। एटीआर गिरदावरी की रिपोर्ट भी, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है गिरदावरी रिपोर्ट, उसको भी इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि अगर आपको कॉम्पनसेशन फाइल करना है तो आप ऑनलाइन फाइल कीजिए। तो एक तरीके से सारे सिस्टम को, जो गिरदावरी, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड्स और उस पर एनवायरमेंट क्लियरेंस के प्रोजेक्ट जो चलते थे यूपीए सरकार में, वो एनडीए सरकार में एक पीएमओ के अंडर आ गए और उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को इस तरीके से दिया गया जिसमें एनवायरमेंटल डैमेज हुआ। अब आपको पता है कि देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट्री पे डिपेंडेंट है, चाहे वो तेंदुआ पत्ते का काम हो या लकड़ी का काम हो या किसी भी चीज का हो, और उनके जीवन यापन को याद नहीं हजारों साल से चल रहा है। तो अगर आप 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया उसको एफसीए एक्ट से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से हटा देंगे, तो किस तरीके का
हाहाकार और त्राही मच जाएगी। देश के ट्राइबल्स का क्या होगा, देश के जो संसाधन है, जो एनवायरनमेंट है, उसका क्या होगा, इस पे किसी ने सोचा नहीं। और जहां जहां कोल फील्ड प्रोजेक्ट्स, जहां जहां पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं अदानी के छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उनको एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शंस के बावजूद, ऑडिट के बावजूद उनको जो है वहां पे ऑक्शन में 5% रेवेन्यू शेयर पे एक ही बिडर को, जो कि अदानी साहब थे, एक आधा लाइसेंस भी दिया गया। जब हल्ला मचा तो उसको आवंटन को रोका गया है फिलहाल, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एक क्षति आती है एनवायरनमेंट की। तो सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है एनवायरनमेंट के मामले को लेकर, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को लेकर, और खासकर आदिवासियों के मामले में। पर वो ये कहती है कि हम, अब जैसे उन्होंने तेलंगाना में कहा कि हम एक ट्राइबल को अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे अगर तेलंगाना में हम इलेक्शन जीतते हैं, तो ये पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है। उसमें एक कुनबे को छोड़कर वो एक रिप्रेजेंटेशन की खाली बात करते हैं, पर उनके जो पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने की ही है। जी जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अभी चूंकि छत्तीसगढ़ का जिक्र आया, मध्य प्रदेश, जब जंगल की बात होगी तो ये सारे प्रदेश आते हैं। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इस तरीके के संशोधन हुए हैं, और ये सारे जो इलाके हैं या तो किसान बाहुल्य हैं, या फिर किसानी 70% वोट पूरे देश में अगर देखा जाए तो किसानों के ही है। ऐसे में एक तरफ किसान और दूसरी तरफ आदिवासी समाज के ये लोग, तो बाहुल्यता में देखा जाए तो बड़ी संख्या हो जाती है ये सब कुछ मिला करके। तो इसका चुनाव पर क्या इफ़ेक्ट होगा अगर इन चीज़ों को, और क्या आपको लगता है कि ये जानकारी सही रूप में उस जगह तक पहुँच रही है? लोग इस पे लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के कोई इफ़ेक्ट होगा, नाराज़गी होगी, या सरकार का समर्थन होगा? देखिए, बीआरएस जो थी तेलंगाना में, आपने देखा उन्होंने किस तरीके से 10,000 रुपए एकड़ का कॉम्पनसेशन वहां के गरीब किसानों को दिया। क्योंकि तेलंगाना और आंध्र का जो एरिया है वो अंग्रेजों के समय से ताल्लुकदारों के हाथ में रहा है। टैक्स कलेक्शन ताल्लुकदारों के हाथ में थी, या वहां के जो सरकारी तंत्र था वो कुछ ही लोगों के हाथ में था। तो वहां रिच वर्सेस पुअर डिवाइड काफी है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है, या तो लोग बहुत गरीब हैं या बहुत अमीर हैं। तो तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या किया, 10,000 रुपए एकड़ का कॉम्पनसेशन, जिनकी भी पटवारियों पे लैंड रिकॉर्ड्स नोटेड हैं और गिरदावरियां होती है, उनको 10,000 रुपए एकड़ मिलेगा। वो अमाउंट अब उन्होंने 12,000 कर दिया है आगामी इलेक्शन में, और कांग्रेस ने ये कहा है कि हम उसको 15,000 करेंगे। तो एक तरह से जो सरकारी तंत्र है या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसानों को रिझाने के लिए ये सब काम करती हैं। पर मेन मुद्दा जो सामने आता है वो ये आता है कि ये सस्टेनेबल कैसे होगा। किसानों को सशक्त करने के लिए अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही आपको देना है, तो ये बात भी सामने आई कि खाद्य सुरक्षा के लिए, अगर उर्वरकों की इंपोर्ट के लिए अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्चा करती है, और उन्होंने कहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने 3.5 लाख करोड़ के सब्सिडी दे दी आपकी फर्टिलाइजर्स पे और उर्वरकों पे, तो किसान ये कहता है कि जहां पे जितने उर्वरकों की डिमांड हो, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट हो, उसकी आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा दें, ना कि वो खाद्य कंपनी को दें, क्योंकि उसमें इम्प्रोप्राइटरी और उसमें कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात आ जाती है। और किसान पे छोड़ दें, क्योंकि सॉइल हेल्थ किसान को पता है कि कितना एनपीके यूज करना है, कितने फॉस्फेट यूज करना है, कितना सल्फर यूज करना है, वो अपने हिसाब से वो उर्वरकों को इस्तेमाल करे, बजाय सरकार उसमें इंटरवीन करने के। सरकार किसान को सशक्त करे, और यही आवाज आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सब इलाकों में ये आ रही है कि किसान के पास सारी नॉलेज है, आप उसको एक फीडबैक दे सकते हैं, उसको आप साइंटिफिक टेम्पर दे सकते हैं, चुनाव पर पर कोई उसको असर पड़ेगा इन मुद्दों का सर? जी, वही मैं आपको बता रहा था कि देश में अगर मैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करूं, इन 3 स्टेटों का 45 से 50% वर्कफोर्स कृषि से संबंधित है, और उन स्टेटों की जो जीडीपी है वो भी 22 से 25% जीडीपी का वेटेज कृषि संबंधित है। तो ये जरूर, अगर आपको जीडीपी देश की बढ़ानी है, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और समानता का अधिकार देना है, तो इन चीजों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। और वोटर आज का और किसान आज का इस बात को लेकर काफी संवेदनशील है, और सरकार से हर फोरम पे वो सवाल पूछता है, और उसको पता है कि जो सरकार उसके हित में काम करने की बात करेगी वही सरकार इलेक्शन जीतेगी। पॉपुलिस्ट स्कीम्स देने से, कि कोई सिलेंडर 400 रुपए का दे रहा है, कोई 500 रुपए का दे रहा है, आप सिलेंडर तो 500 रुपए का देंगे, पर अगर वो चावल 200 रुपए किलो मिलेगा, प्याज 80 रुपए किलो मिलेगा, और आटा अगर मान लीजिए 100 रुपए किलो मिलेगा, तो वो पकाएगा क्या उस गैस सिलेंडर पे? तो बात ये आ जाती है। तो सरकार को इन सब चीजों पे सोचना चाहिए। और मैं सिर्फ सेंटर की सरकार की बात नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उनको जवाब देना आगे मुश्किल हो जाएगा। खाली अपने एमपीज को और मिनिस्टर्स को वहां जाके एमएलए का इलेक्शन लड़वा के आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी।
जी, निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है और अगर सही मायने में इन कानूनों को या इन संशोधनों को लोग समझें, तो फिर शायद वो उसका ठीक से विश्लेषण कर पाएँगे कि ये उनके लिए कितना लाभदायक है या कितना नुकसानदायक है। और जब इसको सही मायनों में समझा जाएगा तभी जनता के प्रतिनिधि जो अपने को प्रतिनिधि चुनवाने के लिए आप तक पहुँचते हैं, उनसे सवाल पूछा जा पाएगा और जब सवाल पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पर सियासी दलों को इसका सही जवाब खोजना होगा और उसको सही फॉर्मेट में हमारे और आपके हित के हिसाब से लागू भी करना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। शुक्रिया।